नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों हम सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे थे, जिसमें हम 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का 1000 से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम यहाँ पे सीरीज देख रहे थे। यह उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है साथियों, दूसरा पार्ट है जो आने वाली सभी एग्जाम के लिए, चाहे सी टेट हो, शिक्षक भर्ती हो और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहेगा। ठीक है साथियों, इसमें हमारा इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इन सभी से आपको प्रश्न मिलेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न जो शुरुआत होगा वो 51 नंबर से शुरुआत होगा, क्योंकि साथियों पहले पार्ट में हम 50 तक प्रश्न यहाँ पे कवर किए थे 1000 सीरीज में। ठीक है साथियों, तो आप पहले पार्ट का वीडियो भी देख सकते हो। हमारे चैनल पर जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, जहाँ पर आपको सी टेट की तैयारी नामक प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आपको जीके की तैयारी नामक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां से आप पहला पार्ट का वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन को जरूर देखिएगा अच्छे से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, लोथल। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो इनमें से कौन सा धातु है जिसका प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, लोहा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुआ है, मतलब किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से? देख सकते हैं यहाँ पे, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? चारों ऑप्शन देख सकते हैं। तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे प्रश्न और चारों ऑप्शन आप अच्छे से देखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। अगला है, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो है बुर्जहोम, कश्मीर से। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो है कालीबंगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो है ऑप्शन सी, इंद्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो है ऑप्शन बी, सरस्वती। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे इनमें से आपको बताना है। तो है ऑप्शन डी, प्रकृति की। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो है ऑप्शन बी, शूद्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो है ऑप्शन बी, संस्कृत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इनमें से बताना है कि इनमें से सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो है ऑप्शन ए, ऋग्वेद है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है?
तो इनमें से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो है ऑप्शन सी यजुर्वेद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? ऋग्वेद काल में जो है विनिमय के माध्यम से किसका प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन डी गाय का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो है ऑप्शन ए सभा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है नदियों को प्राचीन नाम दिया गया और एक तरफ जो है नदियों के आधुनिक नाम दिए गए। ठीक है साथियों, एक तरफ देख सकते हैं ये प्राचीन नाम है वितस्ता, विपाशा, परुष्णी, कुंभा। एक तरफ दिया गया झेलम, व्यास, रावी, सुवास्तु। तो इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देख सकते हैं, तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। तो कौन सा था? ऑप्शन सी प्रजापति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? तो इनमें से बताना है किस वेद में जो है संगीत विद्या का वर्णन है। तो है सामवेद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी 6। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो है ऑप्शन ए 18। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? तो इनमें से किसे जो है धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? तो है ऑप्शन डी स्मृति को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? तो किस वैदिक साहित्य से है? तो है ऑप्शन बी उपनिषद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इनमें से किसे जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो वो है ऑप्शन सी महावीर स्वामी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर इनमें से कौन थे? तो कौन थे? वह है महावीर स्वामी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? प्रश्न अच्छे से देखिएगा। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? चारों ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो है ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में त्रिरत्न में किसे सम्मिलित किया जाता है? जैन धर्म में जो है त्रिरत्न में किसे सम्मिलित किया जाता है? चारों ऑप्शन देख सकते हैं। तो राइट आंसर है ये सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? वैशाली बिहार में। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्यादवाद के जो है किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? ठीक है साथियों,
स्यादवाद जो है किस धर्म के मूल दर्शन का जो है मूल आधार है? तो है ऑप्शन ए जैन धर्म। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो किस भाषा में? तो ऑप्शन ए प्राकृत भाषा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो है ऑप्शन डी लुम्बिनी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखते हैं महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो है महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? तो है बोध गया निरंजना नदी के तट पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो है ऑप्शन डी सारनाथ में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में किसे सम्मिलित किया जाता है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो है ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, यानी कि बुद्ध धम्म और संघ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जो है किस भाषा में दिए? तो है पाली। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? महावीर स्वामी उनको जो है निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो है ऑप्शन डी कुशीनगर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी राजगिरी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो है ऑप्शन सी कनिष्क के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं? तो गौतम बुद्ध ने जो है सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं? तो ऑप्शन बी 4। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियों का वर्णन किस में है? तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए जातक कथाओं में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी अगर कहानी पूछा जाए तो वो जातक कथाओं में मिलता है, और गौतम बुद्ध के जितने भी प्रवचन और जितने भी नियम संबंधी बात किए जाए तो वो जो है त्रिपिटक में मिलता है। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। जातक कथा में जो है गौतम बुद्ध के जीवन की जो पूर्व जन्मों के जितने भी कथा है वो सब इसमें जो है आपको मिल जाएगा जातक कथा में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोलह महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो है ऑप्शन ए अगंतुर निकाय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? एक तरफ महाजनपद दिया गया, एक तरफ राजधानी दिया गया है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कोसल मथुरा। ये जो है संबंधित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, बी यहाँ पे है अजातशत्रु। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। सी को यहाँ पे होना था और बी को यहाँ पे होना था, तो आगे पीछे यहाँ पे हो गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो सी के जगह में है। अजातशत्रु याद रखिएगा, ये वाला जो है राइट आंसर है। किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो किसने की? ऑप्शन सी उदयन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? तो इनमें से किस शासक ने जो है वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? तो है बिंबिसार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? अवंती को जो है मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? तो है ऑप्शन सी शिशुनाग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? वैशाली। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? इनमें से किस शासक को जो है सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो वो है ऑप्शन बी महापद्मनंद को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो कौन था सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक? तो है घनानंद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था साथियों आज का जो हमारा महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो हमारा जो है 51 से 100 तक था। ये जो है 1000 के सीरीज में जो है हमारा जो है 100 प्रश्न यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है साथियों, आगे के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम इस तरह और अगले वीडियो के साथ।